सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं चेतना करियर एकेडमी का निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी साथियों के लिए ये प्लेटफॉर्म रामबाण साबित होगा। उम्मीद इतनी रहेगी कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके इस पे सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी पिछले समय से हम इस पर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं और आप सब लोग देख रहे हैं। लगातार एक दो क्लास आपको रेगुलर अपडेटिंग में मिल भी रही हैं और वो आपको अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए रामबाण सिद्ध होंगी। आज हम को क्लासरूम की बात करें तो को क्लासरूम में खड़े हैं, जहां पर कुछ ऑफलाइन विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं और उसी क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे कि जो विद्यार्थी हमारे सामने नहीं है, जो ऑनलाइन माध्यम से देखेंगे, उनके लिए भी ये उपयोगी साबित हो। तो आज की हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर के आपके सामने हैं और रीजनिंग की क्लास में आप देख रहे होंगे हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम मैंने यहां पर दिया है वेन डायग्राम। कुछ समय पहले भी मैंने ये चर्चा की थी, अभी भी मैं चर्चा कर रहा हूं। वेन डायग्राम इट्स नॉट ए स्पेशल टॉपिक। ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, ये एक सब टॉपिक है। और सब टॉपिक है बेटा ये किसका? अर्थमेटिकल रीजनिंग का। अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंदर 4 सब टॉपिक्स आते हैं। चलिए आज से यहाँ की क्लास हम शुरू करते हैं। और यहाँ की क्लास में आप देखिएगा, ये वेन आरेख जो है, एक्चुअल में वेन आरेख का जो टॉपिक है, ये टॉपिक लिया गया है बेटा अर्थमेटिकल रीजनिंग से। कहां से लिया है? अर्थमेटिकल रीजनिंग से। अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत अंक गणितीय तर्क शक्ति, मतलब अंक गणित के कुछ प्रश्नों के साथ में हमें तर्क करना होता है। ये गणित का भी टॉपिक नहीं है, केवल रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन गणित और रीजनिंग के कॉम्बिनेशन वाले प्रश्न आते हैं। प्रश्न देखने में ऐसा लगता है कि गणित का है, लेकिन एक्चुअल में वो होता किसका है? रीजनिंग का होता है। हमें तर्क के आधार पर उसको सरल करना होता है। कुछ चुनिंदा प्रश्नों को छोड़ करके इनकी किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक या कोई मेथड इनका नहीं होता है। केवल हमें ब्रेन पर प्रेशर करते हुए ऐसे प्रश्नों को सरल करना होता है। चलिए थोड़ा सा आगे मैं एक बात और आपसे कहूंगा। एक तो होता है अर्थमेटिकल रीजनिंग और एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग, जब हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो ये टॉपिक बिल्कुल इससे अलग है। और एनालिटिकल रीजनिंग में और इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस समझना, क्योंकि सिमिलर वर्ड है इसलिए मैंने यहां पर इसको उचित समझा है समझाना। एनालिटिकल की बात करें हम तो एनालिटिकल में आपको एक अलग टॉपिक मिलता है जिसका नाम है आकृति गणना करना। बेटा ये भी आकृति गणना करना जो टॉपिक है वो भी कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, ये केवल एनालिटिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। यहां पर ज्यादातर जो बातें की जाती है वो वर्बल और नॉन वर्बल को मिक्स करके की जाती है। तो यहां पर हम अभी पढ़ रहे हैं वेन आरेख। और वेन आरेख की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा आगे अपन चलें तो मैं आपको बता सकता हूं कि वेन आरेख के अंदर 4 प्रकार के सब टॉपिक्स होते हैं और इन चारों प्रकार के सब टॉपिक्स पर मैं आपको डेफिनेटली लेकर के चलूंगा और चर्चा भी करूंगा। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। पहला सब टॉपिक होता है गणना आधारित प्रश्न। इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि एक पार्टी में कुछ विद्यार्थी उपस्थित थे, सभी ने एक दूसरे को तोहफे दिए। यदि पार्टी में 12 व्यक्ति उपस्थित थे तो बताओ कुल कितने तोहफे वितरित किए गए। अब यहां इसका कोई आप शॉर्ट नहीं बना सकते, पूरा मेंटली आपको करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते तो इसकी ट्रिक भी चेंज हो जाती है। कुछ लोग ट्रिक बताते भी हैं n × n-1, इससे कर देना आप हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सवाल बदला तो आपकी ट्रिक काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस चीज को समझना है कि सवालों को कैसे हल करें। ठीक है, ऐसे कई सवाल मैं यहां पर लूंगा। आयु आधारित सवाल की यदि बात करें तो इसमें सवाल आते हैं कि 10 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का दुगना थी और वर्तमान में श्याम की आयु 12 वर्ष है, तो बताओ राम की उम्र कितनी है। छोटा सा सवाल मैंने यहां पर लिया, ये आयु संबंधी प्रश्न में आते हैं। डेटा आधारित प्रश्न में एक प्रश्न दे दिया जाता है, उसमें कुछ डाटाज दिए जाते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं लेता हूं यहीं पे बना करके कि प्रतापगढ़ में दैनिक 5 व्यक्तियों को उठाया जो समोसे बेचते हैं। राजू भाई हो सकता है, भटेवरा हो सकता है, जो भी समोसे बेचने वाले 5 व्यक्ति हैं उनकी उन्होंने एक लिस्ट ली। तो पता चला कि भाई भटेवरा 10,000 समोसे रोज निकालता है, राजू भाई 5,000 निकालता है, और तीसरा व्यक्ति जो है पंडित जी वो 8,000 निकालता है, समता वाला है जो 7,000 निकालता है। ऐसा एक डेटा देकर के आपसे सवाल पूछता है कि बताओ सबसे ज्यादा समोसे कौन निकालता है, सबसे कम कौन निकालता है, कितने कौन ज्यादा निकालता है, भटेवरा पंडित जी से कितने ज्यादा निकालता है। एक डेटा देकर के आपसे सवाल पूछे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात। और फिर हम पढ़ते हैं वेन आरेख। वेन आरेख आपने पढ़ा होगा
कि इस प्रकार के सवाल इसमें आते हैं, ट्राइंगल में ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो बीड़ी पीते हैं, क्या करते हैं, बीड़ी पीने वाले, है ना। वैसे मैं आपको बता देता हूं, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये धूम्रपान वाली लत आपको नहीं लगानी है, लगाना भी मत, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर लिखा कि ट्राइंगल में जो लोग बैठे हुए हैं वो बीड़ी पीते हैं। यदि मैं बात करूं तो यहां पर मैंने एक चीज और बना दी, ये सर्कल, सर्कल में जो लोग बैठे हुए हैं वो चाय पीते हैं, सर्कल में बैठने वाले लोग क्या पी रहे हैं, चाय। और एक और मैं ड्रॉ इसी के आधार पर बना देता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है, आयत है, इसमें बैठने वाले लोग जो है सिगरेट पीते हैं। और यहां पर आपको कुछ संख्या दे देगा, वो संख्या दे दी, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर दे दिया 8, यहां पर दे दिया 7, यहां पर दे दिया 9, यहां पर दे दिया 3, यहां पर दे दिया 5, और यहां पर दे दिया 12, यहां पर दे दिया 6। ऐसा एक ड्रॉ बना करके और फिर आपसे पूछ लेगा, बताओ भाई ऐसे कितने कुल लोग हैं जो चाय पीते हैं। तो आपको पता है कुल चाय पीने वाले यहां बैठे हुए हैं इसके अंदर, तो जितने भी बैठे हैं सबको गिन लेंगे। ये भी चाय पीते हैं 12, ये भी पीते हैं 9, 3, 5, सबको जोड़ करके हम निकाल देते हैं। यदि ये पूछे कि ऐसे कितने लोग हैं जो चाय तो पीते हैं लेकिन बीड़ी और सिगरेट नहीं पीते, तो ऐसे व्यक्ति, इन ये तीनों आकृतियां जो हैं इनमें से 2 आकृतियों के बाहर होने चाहिए, तो केवल क्या रहेगा, 5। यदि यही सवाल यो पूछ ले आपसे कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो बीड़ी और चाय दोनों चीज पीते हैं, बीड़ी और चाय दोनों पीते, तो बीड़ी जो होगी वो इसके अंदर आएगी और चाय जो होगी वो इसके अंदर आएगी। तो इसके अंदर यहां पर बैठे हुए व्यक्ति कितने हैं, 9 और 3 12 हैं। ये देखो, ये 3 ऐसे हैं जो बीड़ी भी पी रहे, चाय भी पी रहे, ये 9 ऐसे हैं जो बीड़ी भी पी रहे, चाय भी पी रहे, सिगरेट भी पी रहे। लेकिन हमसे पूछा इसने बीड़ी और चाय पीने वाले कितने हैं, तो हम ऐसी स्थिति में इसको देख करके और यहां बता सकते हैं ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो बीड़ी, चाय और सिगरेट तीनों चीज पीते हैं, तो आप कहोगे 9 है, तीनों होंगे तो तीनों आकृतियों में आने चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और सिगरेट पीते हैं, तो चाय और सिगरेट वाले कहां आएंगे, देखो चाय वाले यहां से यहां तक रहेंगे और सिगरेट वाले यहां से यहां तक रहेंगे। तो ये इसके अंदर कौन कौन से आए, तो आप कहेंगे 12 और 9। इस प्रकार के सवाल यहां पर पूछे जाते हैं बेनारेख में, तो बेनारेख की भी हम चर्चा करेंगे। टोटल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कंप्लीट बेनारेख एक कोई पूरा टॉपिक नहीं है, पूरे टॉपिक की बात करें तो वो है अर्थमेटिकल रीजनिंग, और अर्थमेटिकल रीजनिंग में 4 टॉपिक आपके आते हैं, ये चारों टॉपिक मैंने यहां पर लिख रखे हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे टॉपिक नंबर 1 को, और 1 बाय 1 अपन आगे चलेंगे। जिन विद्यार्थियों को कोई भी सवाल समझ में नहीं आए, मेरे को आप रोक सकते हैं, आप टोक सकते हैं, ऑनलाइन वाले एक बार रिबैक कर करके और सवाल को देख सकते हैं, आपके पास वो फैसिलिटी। चलिए तो अपन गणना आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, उस संख्या का पता लगाएं, उस संख्या का पता लगाएं जो खुद में 13 बार जोड़ने के बाद 112 बनाता है या 112 देता है। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो खुद में 13 बार जुड़ जाए, खुद में कितनी बार जुड़ जाए, 13 बार जुड़ जाए। तो बहुत सारे लोग इसको कैसे करते हैं, 7 को 13 बार जोड़ेंगे तो 13 7 91, 8 को 13 बार जोड़ेंगे तो भी नहीं आ रहा 112, 13 को 9 बार जोड़ेंगे तो भी नहीं आ रहा, 13 को 11 बार जोड़ेंगे तो भी नहीं आ रहा। बेटा मैंने क्या कहा था, अंक गणितीय तर्क शक्ति में अंक गणित के साथ में अपना तर्क भी लगाना है। इसने क्या कहा है, उस संख्या का पता लगाएं जो खुद में 13 बार जुड़े। पहले तो वो संख्या खुद आएगी और खुद में 13 बार और वही संख्या जुड़ेगी, इसका मतलब टोटल कितनी बार जुड़ेगी, वो 14 बार जुड़ेगी। खुद में 13 बार और जुड़नी चाहिए, मतलब एक बार वो स्वयं रहेगी, 13 बार और संख्या जोड़ी जाएगी, तो टोटल कितनी बार जुड़ेंगी। अब हम देख लेते हैं कि 14 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा उत्तर 112 आ जाए। तो आप कहेंगे 14 7 तो 98 होता है, 14 8 112। यदि 8 को हम खुद में 13 बार जोड़ दें, पहले खुद 8 और इसी को इसमें 13 बार और जोड़ दिया जाए, एक बार तो ये खुद है, फिर जोड़ दिया जाए 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। खुद में 13 बार वही संख्या और जुड़ जाए तो टोटल मिलाकर के 13 बार नहीं जुड़ करके कितनी बार जुड़ेगी, वो
14 बार जुड़ेगी। देखिए शुरू के 10 की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 8 80 होते हैं। और उसके बाद में 1 2 3 4 800 के 32 होते हैं। तो 80 और 32 कितने हो गए? 112 हो गए। क्या रिजल्ट 112 मिल गया? क्या सही आंसर क्या रहेगा बेटा? 8 ऐसी संख्या है जो खुद में 13 बार जुड़ेगी, तब जाकर के रिजल्ट 112 देगी। बस यहां वर्ड्स का ही आपको खेल समझ में आना चाहिए। खुद में बात आ गई समझ में? चलें आगे। एनी डाउट? चलिए अगला सवाल अपन लेते हैं। एक बंदर प्रत्येक घंटे में 30 फीट चढ़ता है। कोई खंबा है उस पर चढ़ रहा है, प्रत्येक घंटे में 30 फीट चढ़ रहा है और अगले घंटे की शुरुआत करने से पहले 20 फीट वापस फिसल जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए 1 घंटे की अपन बात करें तो 30 फीट चढ़ता है, लेकिन अगले घंटे पे जाने से पहले 20 फीट उसी घंटे में खिसक जाता है। तो 1 घंटे में कितना चढ़ा? 10 ही चढ़ेगा ना भाई। ये मान लीजिए कोई पोल है और इस पोल पे यहां पर कोई ध्वजा लगी हुई है, ये ध्वजा, इसको पकड़ने के लिए ये जा रहा है। ये कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में 30 फीट चढ़ता है और अगले की शुरुआत से पहले 20 फीट वापस फिसल जाता है। मतलब 1 घंटे में उसने कितना फीट चढ़ा? 30। फिसला कितना उसी घंटे में? 20। तो 1 घंटे में टोटल शुद्ध चढ़ना कितना हुआ? 1 घंटे में कितने फीट चढ़ रहा है? 10। यदि यहां पर हम बात करें तो पहले घंटे में वो यहां पर चढ़ेगा और ये कितना चढ़ेगा? 10 फीट। ठीक है। यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता हो तो 120 फीट ऊपर लगे ध्वज को कितनी बजे छू पाएगा? अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई 1 घंटे में 10 फीट चढ़ता है तो 12 घंटे में 120 फीट चढ़ेगा। तो 12 घंटे में क्या करते हैं, वो यहां से जो 8 बजे सुबह के थे उनको 8 बजे शाम के करके यहां आंसर लगा देते। लेकिन आप समझिए इस बात को अच्छे से, होता क्या है? होता यह है कि भाई पहले घंटे में ये चढ़ गया 10, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में, नौवें में 10 चढ़ गए। 9 घंटे उसको हो गए, 10-10 फीट चढ़ गए। इसका मतलब यहां 9 घंटे का तो समय व्यतीत कर दिया और 10-10 फीट चढ़ा है। टोटल कितना चढ़ गया? 90 फीट। भाई 1 घंटे में 10 फीट चढ़ता है तो 9 घंटे में कितना चढ़ गया? 90 फीट। 9 घंटे में 10 गुणा 9 मतलब 90 फीट वो चढ़ चुका है। अगले घंटे में फिर वो 30 फीट और चढ़ना चाहता है। तो फिसलने से पहले 30 फीट चढ़ के जब छू ही लेगा, वापस फिसल के भले नीचे आ जाओ, उससे मतलब क्या? केवल हमसे पूछ रहा है छू करके। तो अगले घंटे में वो 30 फीट चढ़ेगा और चढ़ते ही छू लेगा, उसके बाद भले उसको नीचे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल छूने की बात पूछ रहा है। तो हमारे यहां पर 9 घंटे हो गए थे, 1 घंटा ये और इस 1 घंटे में 30 फीट छलांग लगा करके छू लेगा। टोटल टाइम कितना हुआ? 10 घंटे हुआ। तो सुबह 8 बजे से अपन चालू करें तो 10 घंटे और आगे चलेंगे तो 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने बजेंगे? 6। शाम को 6 बजे वो ध्वजा को टच कर ले। और इसमें जो हमें पहले फर्स्ट शेड्यूल में जो आंसर नजर आता है ना, वो हमेशा गलत रहता है क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसीलिए इसको अर्थमेटिकल रीजनिंग कहा गया है। ठीक है। मैं एक बात कहूं कि एक लड़का एक चक्कर लगाता है एक तालाब के, और चक्कर लगा करके वापस जब तक आता है, चलो इसकी जगह एक दूसरा सवाल लेता हूं। 5 कपड़े 1 घंटे में सूखते हैं तो 10 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे? अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2 घंटे में। अरे 5 सुखा लो, चाहे 50 सुखा लो, चाहे 5000 सुखा लो, टाइम तो वही लगेगा। इसीलिए इसको अर्थमेटिकल रीजनिंग कहा है। यहां पे तर्क शक्ति का प्रयोग करना है, केवल तर्क शक्ति। ठीक है। चलें थोड़ा सा आगे, ऐसे मैंने कुछ सवाल लिए हैं आपके यहां पर। एक संस्थान ने एक उत्सव का आयोजन किया। कोई संस्थान था, वो कोई फेस्टिवल मना रहा था, कोई जयंती मना रहा होगा, कुछ भी मना रहा होगा, और लड़कियों का 1/5 भाग और लड़कों का 1/8 भाग इसमें भाग लेता है। जहां से ये काम हो रहा था उस संस्थान से 1/5 भाग तो क्या आ गई? लड़कियां यानी गर्ल्स, और 1/8 भाग क्या आ गया? मतलब बॉयज। ये कह रहा है छात्र की कुल संख्या का कितना भाग उत्सव में शामिल हुआ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं
तो 8 एकम 8, 5 एकम 5, 13 और बटे 40, 13 बटे 40 करते हैं जो भी इधर मिल रहा है। कई लोग क्या करते हैं कि इसको जोड़ करके बोला कुल संख्या 1 होती है तो 1 में से घटाने का प्रयास करते हैं, 13 बटे 40, तो 40 एकम 40 में से 13 गया, 27 बटे 40 ये भी यहां पर मिल रहा है, तो ये भी गलत है। एक्चुअल कंडीशन हम देखें तो क्या होता है भाई, मान लीजिए उस स्कूल में ये भिन्न जो होती है ना, भिन्न का निचले वाला भाग जो हर होता है वो हमेशा कुल संख्या को दिखाता है। लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी 5, उसमें से भाग लेने कितनी गई 1, उसमें से भाग लेने कितनी गई 1। लड़कों की कुल संख्या कितनी थी, उसमें से भाग लेने कितनी गई 1। एक लड़का एक लड़की भाग लेने गए, मतलब टोटल कितने भाग लेने गए 5 लड़के और 8 लड़की थी, मतलब टोटल आदमी कितने थे 13, तो 2 बटे 13 भाग लेने गया था। यदि पूछे कितना भाग वहां रुका था तो टोटल भाग 1 होता है, 1 में से 2 बटे 13 घटा देना, तो 13 एकम 13, 13 में से 2 जाएगा, मतलब 11 बटे 13 रुक गया और 2 बटे 13 यानी फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही। कई विद्यार्थी तो बोलो गुरुजी ये मेरे को मिलता है उसको तो मैं छोड़ता ही नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों, ये तो मेरे प्यारे प्यारे हैं, इनको तो मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। तो ऐसा नहीं करना है ना, बात को समझना है अच्छे से। एक सम्मेलन में वहां पर उपस्थित 10 लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। एक सम्मेलन हो रहा था, वहां पे 10 आदमी थे, एक दूसरे के साथ में हाथ मिला रहे हैं, तो बताओ कुल मिलाकर सम्मेलन में कितने हैंडशेक हुए, मतलब कितने हाथ मिले। बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे यहां पर ये 4 लोग बैठे हुए हैं, इधर देखिए आप, ये 4 लोग इधर बैठे हुए हैं, 1 2 3 और एक ये गुड़िया बैठी हुई, 4 बैठे हैं। मैं कहूं कि आप आपस में हाथ मिलाइए, तो सबसे पहले ये इनसे हाथ मिलाएंगे, 1 बार मिल गया, फिर ये उनसे मिलाएंगी, 2 बार मिल गया, फिर ये इनसे मिलाएंगी, 3 बार मिल गया, मतलब इनका सबसे हाथ मिल चुका है 3 बार। फिर ये क्या करेंगी, इनका इनसे तो मिल गया, इनको तो हटा दो साइड में, इनका सबसे मिल चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार हाथ मिल गए। फिर ये उनसे मिलाएंगे, 4 बार मिल गया, इनसे मिलाएंगे, 5 बार मिल गया, ये दोनों साइड में आ गए। फिर वो क्या करेंगे, 1 बार वो मिलाएंगे, तो टोटल हाथ कितनी बार मिले 6 बार। टोटल हाथ कितनी बार मिले 6 बार। ये अपन ने प्रैक्टिकल करके देखा है। आदमी कितने थे 4। देखिए इनका हाथ इनसे भी मिल चुका, इनका हाथ इनसे भी मिल चुका, इनका हाथ इनसे भी मिल चुका, ठीक है। 1 2 3 इनका काम खत्म। फिर ये मिलाएंगे 1 और 2, 3 बार ये मिला चुकी, चौथी और 5वीं बार ये मिला चुके, अब इन्होंने भी सबसे मिला लिया, फिर 1 बार वो मिलाएंगे, 6 बार मिल गया ना। ऐसी स्थिति में हम एक बात कह सकते हैं कि जितने आदमी होते हैं, मान लीजिए हमारे पास n आदमी थे, तो जो हाथ मिलता है वो 2 बार कम मिलता है, तो n इंटू n माइनस 2 इसका एक फॉर्मूला यहां से क्रिएट होता है। अब हमारे पास में 4 आदमी थे, एक बार समझ लीजिए टोटल हाथ कितनी बार मिले 6 बार, तो 4 माइनस 2 सॉरी 8 बार मिलेंगे क्या। देखिए एक बार दोबारा मिला लेते हैं, 1 2 3, इनका इनसे मिल गया, इनका इनसे मिल गया, इनका इनसे मिल गया, फिर 4 5 6 सबका मिल गया आपस में, उनका इनसे मिल गया, इनका इनसे मिल गया, 1 2 3 4 5 और 6, आपका उनसे, इनका उनसे मिलेगा और इनका इनसे मिलेगा, टोटल संख्या आएगी 8। एक बार आप प्रैक्टिकली क्लास खत्म होने के बाद मिला के देखना, 4 आदमी जब हाथ मिला रहे हैं, जितने भी आदमी हैं, n आदमी होंगे, तो हाथ मिलने की संख्या जो होगी n इंटू n माइनस 1 बटे 2 होगी, n इंटू n माइनस 1 बटे 2 होगी। देखिए टोटल हाथ मिलेंगे इनके 6, क्योंकि उसका मिल चुका था। समझ में नहीं आए आप एक बार रोक सकते हैं मेरे को, एक बार दोबारा से पूरा मेडिटेट होकर के बात करते हैं। देखना, आपका नाम टापू, एक बार इनसे मिला लिया, इन दोनों का मिल गया, इनसे मिला लिया, इनका इनसे मिल चुका है, हाथ 2 बार मिल गए और उनसे मिला लिया,
ये अकेली लड़की 3 से हाथ मिला लेगी, हाथ कंप्लीट हो गया। इनका इनसे भी मिल गया, मतलब उल्टा इनका कॉन्ट्रास्ट इनसे भी मिल गया। एक जना 3 से मिला लिया, ये खत्म। फिर ये इनसे पहले मिला चुकी हैं, तो ये इनसे मिलाएंगी 4, ये इनसे मिलाएंगी 5, अब इनके भी सबसे मिल गए, हटा दें इनको। फिर वो आपस में एक बार ही मिलाएंगे, चाहे ये मिला लो चाहे वो मिला लो। टोटल हाथ कितनी बार मिले? 6 बार मिले ना। यही चीज मैं यहां पर कह रहा हूं कि n इंटू एन माइनस 1/2, जितने आदमी हैं, आदमी कितने हैं? 4, 4 में से एक कम करो, 3/2, 4 3 12/2, हाथ कितने मिलेंगे? जब कभी भी पुरस्कार देना हो, आपस में गिफ्ट देना हो, तब ये स्थिति केवल n इंटू एन माइनस 1 तक ही रहती है, क्योंकि पुरस्कार ये इनको देंगे तो ये इनको भी देंगे। गिफ्ट देनी होती है तब ये इनको देंगे तो ये इनको भी देंगे। कभी भी बात आ जाए गिफ्ट देने की, ध्यान रखना, गिफ्ट देने की बात आती है, ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्रिएट होगा n इंटू एन माइनस 1, केवल यही। और जब कभी भी हाथ मिलाने की बात आती है, किसकी बेटा? हाथ मिलाने की बात आती है, ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्रिएट होगा n इंटू एन माइनस 1/2। यही कंडीशन हम यहां देखते हैं, एक सम्मेलन में वहां पर उपस्थित 10 लोगों ने हाथ मिलाए, n का नंबर कितना हो गया? 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 करेंगे 9/2, तो 10 गुणा 9 करेंगे तो 90/2, इसका मतलब टोटल हैंड शेक हुए होंगे 45। ये आपका आंसर। नहीं समझ में आए तो एक बार क्लास के बाद में मैं आपको करके बता दूंगा प्रैक्टिकली। चलिए थोड़ा सा आगे, अब की बार इसी स्थिति में यही सवाल है बिल्कुल। मोंटी की बर्थडे पार्टी में 40 बच्चे उपस्थित थे। कितने बच्चे उपस्थित थे बेटा? 40 बच्चे उपस्थित थे, सभी ने आपस में हाथ मिलाए, यहां भी हाथ मिला रहे हैं, गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। तो बताओ बर्थडे पार्टी में कुल कितने हैंडशेक हुए? तो आप कहोगे हैंडशेक के लिए n इंटू एन माइनस 1/2 ये इस्तेमाल किया जाता है। n का टोटल नंबर कितना है? 40, इंटू 40 में से एक चला जाएगा 39/2, 2 से काट दें 20 बार, 39 दूनी के 78, इसका मतलब टोटल हाथ मिलेंगे आपके कितने? 780। ठीक है, बात आई समझ में पूरी तरीके से कि नहीं आई? कम आई है? पूरी तो नहीं आई गुरुजी, थोड़ी थोड़ी कम आई है गुरुजी, मेरा दिमाग भी कम काम करता है, देखो मैं क्या करूं है? आप कितने लोग बैठे हुए हैं? 3, ठीक है। 3 यदि आपस में हाथ मिलाना चाहें, कितनी बार हाथ मिलेंगे? मिलाइए बेटा, एक ये आपसे मिल गया, 2, मतलब इनका तो आपसे मिल गया, आपका इनसे भी मिल गया, आपका इनसे भी मिल गया। जब ये मिलाएगा दोनों का हो गया, कितनी बार हुआ है? 2 बार। अब बचे कौन? आप दोनों मिला लो, कितनी बार मिला? 3। आदमी कितने थे? 3, तो n का मान 3 इंटू एन माइनस 1, 3 में से एक गया 2/2, 2 से 2 कट गया। बोला मर साहब अब ये थोड़ी समझ में आई, अब आर तो थोड़ी बैठी विचार में, बाकी तो नहीं बैठ रही थी। गिफ्ट देने में यही कंडीशन होती है। जब गिफ्ट कैसे देंगे? ये आपको देगा 1 बार, आप इसको भी देंगे 2 बार, ये उनको देगा 3 बार, ये उनको देंगे 4 बार, आप उनको देंगे 5 बार, ये आपको देंगे। 3 आदमी गिफ्ट दे रहे हैं तो n इंटू एन माइनस 1, 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 दूनी के 6, गिफ्ट कितनी लगेंगी? 6। जब कभी भी गिफ्ट देने की बात आती है तो n इंटू एन माइनस 1 होगा, और जब कभी भी आपसे हाथ मिलाने की बात करें तो n इंटू एन माइनस 1/2 होगा। ये बात आपको अब मेरे को लगता है कि समझ में आ चुकी है। चलिए, प्रतापगढ़ में नव वर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया जिसमें 12 बच्चों ने भाग लिया। कितने बच्चे थे बेटा? सभी ने आपस में एक दूसरे को चॉकलेट दी। एक दूसरे से हाथ मिलाओ, चाहे एक दूसरे को गिफ्ट दो, चाहे एक दूसरे को चॉकलेट दो, चाहे एक दूसरे को मुक्का मारो, चाहे एक दूसरे को चाटा मारो, बात एक ही है। आप इसको मारेंगे, वो आपको मारेगा, बात बराबर है ना? जब एक दूसरे को देने की बात करें तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बता रखा है, आपका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1। एन का मतलब जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितने आदमी है उतना।
12 बच्चे ने एक दूसरे, सभी ने आपस में एक दूसरे को चॉकलेट दी, बताओ कुल कितनी चॉकलेट वितरित हुई होंगी? तो n का मान कितना, और 12 में से एक चला जाए तो गुणा कर दें, 11 दूनी के 22 का 2 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13, टोटल कितनी चॉकलेट वितरित हुई होंगी? ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ठीक है, 4-5 सवाल ही लिए थे इस तरीके के। चलिए समझिए बात को। एक चरवाहे के पास कुल 17 बकरियां थी, टोटल बकरी कितनी थी? 9 के अलावा बीमारी से सारी बकरियां मर गई, तो बताओ उसके पास कितनी बकरियां बची? 17 थी, 8, 9 के अलावा सारी मर गई तो 9 ही बच गई ना, 9 के अलावा सब खत्म हो गई, कितने के अलावा? 9 के अलावा, तो 9 ही बच रही होंगी। आंसर क्या आएगा? अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, 17 थी 9 मर गई यूं सोच रहे हैं। वर्ल्ड का गेम होता है, और कुछ नहीं है। 9 के अलावा मतलब 9 बची हुई हैं और बाकी तो कितनी बची हैं? 9। कितनी मर गई? 8। मरी कितनी थी? सवाल यो भी पूछ सकता है, सारी बकरियां मर गई तो बताओ मरी हुई बकरियों की संख्या कितनी है? 8। उसमें 9 मत कर देना, उसमें तो आंसर आएगा 8 और इसमें आंसर कितना आएगा? 9। मोबाइल के कीपैड डायल में सभी नंबरों का गुणनफल क्या होता है? मोबाइल का कीपैड कभी खोला है? सभी को आपस में गुणा करके देखा है? नहीं देखा? बोलो गुरुजी आज देखेंगे कितने का आते हैं। क्या होगा वैसे? बोले गुरुजी मैं तो ये करता, या फिर इनमें भी ये हनुमान जी महाराज, ए बजरंगबली बहुत अगरबत्ती लगाई देख सही पे टिको, ऐसे भी करता हूं गुरुजी कभी कभी। क्या होगा? मोबाइल के कीपैड में कितने नंबरों को आपस में गुणा करेंगे तो उस कीपैड में एक 0 होता है, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। तो यहां पर आंसर यही होगा, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर होगा 0, क्योंकि कीपैड में कितने ही नंबर हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी क्या विचार लगाते हैं, 1,58,480 और 1,58,000, अच्छा ये 58 कर दिया कि इसको 59 कर लेना, है ना? 1,58,480, 1,59,450, 1,59,480, तो बोला यार 59,000 के आसपास ये मामला तो देखो, क्योंकि 3 ऑप्शन एक जैसे दे दिए, मामला तो जट पेन जाए वटेश, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा तर्क लगाना है खुद का, कि जो हमारे मोबाइल के नंबर होते हैं उन नंबर्स में एक 0 भी होता है, और 0 का एक रूल्स होता है कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो रिजल्ट, अब 0 मत कर देना, संख्या ही रहता है। 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर रिजल्ट संख्या रहता है, 0 को किसी संख्या से घटाने पर रिजल्ट संख्या रहता है, 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर रिजल्ट 0 आता है, और 0 में किसी संख्या का भाग देने पर 2 प्रकार की कंडीशंस आती हैं, एक तो 0 में भाग दे दें संख्या का, और एक संख्या में भाग दे दें 0 का। संख्या में जब कभी भाग 0 का दिया जाता है तो इन्फिनिट आता है, और 0 में कभी संख्या का भाग दिया जाता है तो 0 आता है। आपने कभी परिमेय संख्याएं पढ़ी है क्या? किसे कहते हैं परिमेय संख्याएं? वे संख्याएं जिनको अंश बटे हर में लिखा जाता है लेकिन हर का मान 0 नहीं होता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी संख्या में हर का मान 0 कर देते हैं तो उसका रिजल्ट इन्फिनिट आता है बेटा, इसलिए हर का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, बात आई समझ में? ये 4 मैंने एक्स्ट्रा बात बताई है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। चलिए, बबीता ने एक केक को 2 आधे हिस्सों में काट दिया। ऐसे मत कह देना गुरुजी ये बबीता भी पागल हो गई, ये केक नहीं काटती तो सवाल नहीं बनता, और सवाल नहीं बनता तो हमारा मूड खराब नहीं होता। हमें जैसा ये कह रहा है वैसे चलना है। बबीता ने एक केक को, ये हमारे पास में एक केक था, ऐसा ही होता है क्या? अरे केक ऐसा ही होता है क्या?
आप में से कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनको जबरदस्ती धक्का दे करके घर वालों ने यहाँ भेज दिया हो, बोले जा ट्यूशन पढ़ने जाना है तेरे को, हाँ तो पढ़ता लिखता तो है नहीं, वहां जाके बैठ जाना। और आपने भी सोच लिया कि बैठना ही है यहाँ आकर के है। एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ रही है कि एक बार एक हनुमान नाम का लड़का होता है। तो हनुमान नाम का लड़का स्कूल नहीं जाता है, उसके घर वाले बहुत दुखी रहते हैं। तो घर वाले दुखी रहते हैं तो टीचर से जाकर के शिकायत करते हैं कि साहब हमारा बच्चा जो है वो पढ़ने नहीं आता है। टीचर के पास में एक टीम रहती है, आप जानते हो, वो यही काम करती है, जाकर के गांव में बच्चों को सर्च करना, दो आदमी ने पैर पकड़े, दो ने हाथ पकड़े, ने उठा के ले जाना। ठीक है, तो अगले दिन वो टीम आई और आकर के उस हनुमान को पकड़ के ले जा रही है। तो हनुमान के पिताजी से हनुमान क्या कह रहा है, बोला स्कूल भी चला जाऊंगा, वट जाइन बैठी भी जाऊंगा, लेकिन सीखूंगा नहीं, मेरी गारंटी है। तो आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है, घर वालों ने धक्का मार के निकाल दिया, बोला बैठूंगा जाकर के, लेकिन बैठा रहूंगा। ये ले पूछ, कितना पूछता है और पूछ, न हिलूंगा न डुलूंगा, ना हाँ करूंगा ना करूंगा। तो ऐसा मत करो यार, कुछ तो बोला करो। बबीता ने केक को दो आधे हिस्सों में काट दिया, ये केक था, इसको दो आधे हिस्सों में काट दिया, कट गया। एक आधे हिस्से को बराबर आकार के छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब ये एक हिस्सा है, वो तो ऐसे कैसे ही रहा। एक हिस्से को उसने बराबर आकार के छोटे टुकड़ों में काट दिया। वजन में छोटे टुकड़ों में से प्रत्येक टुकड़ा 20 ग्राम का था। अगर उसके पास कुल मिलाकर के केक के 7 टुकड़े थे, कुल मिलाकर के केक के 7 टुकड़े होंगे तो एक तो आधा पूरा बच गया। इसके कितने टुकड़े किए होंगे उसने? 6। अरे इसके 6 किए होंगे ना आधे वाले के, तभी जाकर के तो टोटल 7 होंगे। तो 6 हम कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ये भी एक लॉजिकल सवाल बनता है कि एक किसी भी चीज को काटने के लिए 6 टुकड़े करने तो कितनी बार काटना पड़ेगा? 5 बार। एक बार कम काटना पड़ता है क्योंकि टुकड़ा बच जाता है लास्ट में। देखो रेड लाइन से मैंने काटा 1 2 3 4 5, काटा 5 बार है, टुकड़े कितने हो गए बेटा? 6। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा और 6 टुकड़ा, और ये आधा पड़ा हुआ ही। केक को 2 आधे हिस्सों में काट दिया, एक आधे हिस्से को बराबर आकार के छोटे टुकड़ों में, मतलब इसको काटा, इसको एजे के ही रखा है। वजन में छोटे टुकड़े में से प्रत्येक टुकड़ा 20 ग्राम का था। इसका मतलब ये भी 20 ग्राम, ये भी 20 ग्राम, ये भी 20 ग्राम, ये भी 20 ग्राम, ये भी 20 ग्राम और ये भी 20 ग्राम। ऐसे ही था क्या? तो कितना वजन हो गया? 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80, 20 100 और 20 120। इस आधे का वजन 120 है तो इस आधे का भी 120 रहा होगा क्या? रहेगा या नहीं रहेगा? टोटल केक का वजन क्या था? तो 120 इधर 120 इधर, वजन था 240 ग्राम। आ गई बात समझ में? क्या गड़बड़ हो गई? कुछ नहीं। बोले गुरुजी हम तो 8 भी टुकड़े कर देते, हमारे क्या? हाँ तो हमारा काम ही टुकड़े करना है। एक सेब की कीमत 7 रुपए है, एप्पल की कीमत कितनी है बेटा? 7 रुपए है, और एक केले की कीमत 5 रुपए है। बनाना की कीमत है 5 रुपए और एप्पल की कीमत है 7 रुपए। महेश इन फलों पर 38 रुपए खर्च करता है। टोटल रुपए कितने खर्च करता है? खरीदे गए सेवों की संख्या बताओ कि एप्पल कितने खरीदे होंगे उसने। देखिए, पहला ऑप्शन है 2। यदि 2 एप्पल खरीदता तो 14 रुपए की आती, और टोटल रुपए खर्च किए हैं 38। इसका मतलब 24 रुपए बचते तो उसमें केले नहीं आते, क्योंकि 5 का 1 आता है तो 5 के फिगर में बचने चाहिए थे, नहीं बचा। इसका मतलब ये गलत है। 3 खरीदेगा तो 21 रुपए के आएंगे सेब, टोटल रुपए खर्च कर रहा है 38, तो 17 रुपए बचेंगे। 17 रुपए में पूरे पूरे केले नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं आएगा। 7 रुपए की सेब है, 4 सेब खरीदता है तो 28 रुपए की आ गई, और 10 रुपए बच गए जिसमें 2 केले खरीद सकता है। इसका मतलब सही हमारा आंकड़ा क्या होगा? उसने कितने सेब खरीदे होंगे? 4। ठीक है, और इसके अलावा इन ऑप्शन में से कोई बैठेगा नहीं। ये मत कर देना आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े तो पर्याप्त, इससे हम निकाल सकते हैं। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्या लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं?
देखिए यदि हम बात करें तो 1 से 100 तक जब हमें लिखना हो, 1 से कहां तक, 100 तक, तो 3 कहां कहां लिखेंगे? एक तो 3 में, फिर 13 में, फिर 30 में लिखेंगे ना, 3 आ गया ना, फिर 31, 32, 33 में 2 बार, सॉरी 23 रह गया क्या, यस 23 यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 23, 3 13 23, 30 31 32 33, फिर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 में मत लिख देना 3, फिर 43, फिर 53, फिर 63, 73, 83 और 93, इतनी बार लिखेंगे ना 3 तो जब अपन इसकी बात करें तो हम ये चीज कह सकते हैं कि 3 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 2 बार आ गया। अब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, टोटल कितनी बार आएगा बेटा? यहां पर मैंने 2 बात लिखी है, ये 2 बात आपके पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। मूव करके थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अपन। 1 से 100 तक की गिनती लिखते समय 1 का अंक 21 बार आता है, ये आप याद कर ले तो बेटर रहेगा। 1 का अंक कितनी बार आता है बेटा? 21 बार। 2 से लेकर के 9 तक के अंक, ये पॉइंट जो लग गया इसको छोड़ देना, मैं लिख रहा हूं 2 से लेकर के 9 तक के अंक जो होते हैं वो 20 बार आते हैं बेटा। कितनी बार आते हैं? 20 बार। अभी 3 पूछा है मैंने, वो 5 भी पूछ ले तो भी 20 बार आएगा, 4 पूछ ले तो भी 20 बार आएगा, 6 पूछ ले तो भी 20 बार आएगा, 7, 8 या 9 पूछ ले तो भी 20 बार आएगा। 1 कितनी बार आता है? 21 बार। और 0 कितनी बार आता है? 0 11 बार आता है बेटा, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 0 कितनी बार आता है? 11 बार। यदि हम आगे और थोड़ी सी एक बात पे चर्चा करें, ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि 1 से 100 तक की गिनती में 0 11 बार आता है, 1 21 बार आता है, बाकी बचे हुए अंक 20 बार आते हैं। ठीक है, याद ही कर लेना इस बात। 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कुल 192 अंकों की जरूरत पड़ती है। कितने अंकों की जरूरत पड़ती है? बट हाउ, कैसे पता किया कि 192 अंकों की जरूरत पड़ती है? लिखनी कहां से कहां तक है? 1 से 100 तक। ये बात उतार ली, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेता हूं मैं। 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कुल 192 अंकों का प्रयोग होता है, 192। कैसे होता है देखिए, 1 से लेकर के 9 तक हम लिखेंगे तो 9 अंक आएंगे, मतलब एक अंक की कुल कितनी संख्या है? एक अंक की संख्या कितनी है? 9। इनमें एक एक अंक होता है, इसका मतलब टोटल अंक कितने आ गए? 9। एक अंक की संख्या कितनी है बेटा? 9 ही संख्या है ना गणित में एक अंक की, 1 से लेकर के 9 तक। 1 से 100 तक की बात कर रहा हूं, 0 से 100 तक की नहीं कर रहा। 2 अंक की कुल कितनी संख्या है गणित में? 90। क्योंकि 9 इधर छोड़ दो 1 से 9 तक की, और एक 100 को छोड़ दो, मतलब 10 संख्याओं को छोड़ दो 100 में से, तो 90 संख्या बच गई। 90 संख्या 2 अंक की है, ये कितना आ गया? 180। अब एक 3 अंक की जो संख्या आती है उसमें एक 1 आता है और 2 0 आती है। 0 और जगह भी आती है, कहां कहां आती है? 10 में आती है, 20 में आती है, 30 में आती है, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में 2 आती है। कितनी बार आती है 0? 11 बार आती है ना, तो 0 आएगी 11 बार। ठीक है, यदि हम बात करें यहां पर तो ये संख्या हो गई हमारी 189, 190 और 200, 90, 180 अंक तो ये आ गए 2 अंकों में। एक अंक में कितने आ गए? 9। और 0 की यदि अपन बात करें तो शून्य कितनी बार आ गई बेटा? 11। 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है? 192 का। तो 192 में अपने आगे 9 अंक, तो वो
और 180 अंक वे आ गए। अच्छा, उसमें जीरो को हमने सम्मिलित कर लिया। अरे 90 तक जीरो को सम्मिलित कर लिया ना, तो 180 और 9 189, और 3 अंक की एक संख्या रहेगी 100। 100 के 3 अंक 0 0 और 1, तो 3 अंक वो और जुड़ जाएंगे, तो हमारी संख्या 9 और 3 12 का 2 हासिल 192 अंक टोटल प्राप्त होंगे। एक अंक की 9, 2 अंक की 90, 90 दूनी के 180, और 3 अंक की 1, 1 में 3, 1 0 0, तो 3 ये जुड़ गए, टोटल अंक कितने आते हैं 192। तो ये दोनों बिंदु आपको पूरी तरीके से याद हो जाने चाहिए। अब यदि इसी सवाल को मैं यूं कह दूं आपसे, एक एक्स्ट्रा सवाल आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा करके आप बताइएगा, 267 तक की संख्या लिखने के लिए कुल अंक कितने चाहिए? हाँ, 1 से 267, 1 से 267 तक की यदि हमें संख्या लिखनी है तो कुल अंक कितने चाहिए? तो यहां पर हम देख रहे हैं 1 से लेकर के 3 अंकों का प्रयोग हुआ है, तो एक अंक की संख्या कितनी हुई भाई? 9। 1 से 9 तक लिखने के काम आएंगी, तो 9 में टोटल अंक 9 गुणा 1 बराबर 9 ही रहेंगे, तो एक एक अंक के हैं। 2 अंक की संख्या कितनी होती है? 90। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, 99 तक ही चलती है ना। 99 में से 9 हटा दो एक अंक की, तो 2 अंक की बच गई 90। 90 में कितने अंक आते हैं? 2, 180। और यदि मैं बात करूं तो इससे ऊपर 90 से ऊपर, 99 से ऊपर का जो क्रमांक चलेगा वो 3 अंक में चलेगा, तो मैं 267 तक लिखना चाह रहा हूं, उसमें से मैं 99 को घटा दूं, क्योंकि 90 तो 2 अंक के, एक अंक का 9, इनको घटा देता हूं तो बचे हुए 3 अंक के रहेंगे। 17 में से 9 गया तो 8, यहां पर बच गया 5, 15 में से 9 गया तो 6, और यहां पर बच गया 1। 168 जो संख्याएं लिखनी है वो 3 अंक की रहेंगी, बची हुई 168। तो 8 × 24 का 4 हासिल 2, 16 × 48 और 2 50, 504 अंक। यहाँ 3 अंक वाली संख्या के आएंगे, 3 अंक वाली संख्या टोटल कितनी है? 168 बची है, और इसमें 3 अंक हैं, तो 504 अंक आएंगे। टोटल अंक हो जाएंगे 9 4 13 का 3 हासिल 1, और 9 और 6 693 अंकों की हमें जरूरत पड़ेगी। बात को आराम से समझना, नहीं समझ में आए तो ये क्लास खत्म होने के बाद या घर जाने के बाद में तुम और इस पर एक बार चर्चा करना। एक बार रिपीट करूं, एक अंक तक कुल संख्या कितनी होती है? लिख दिया 9 तक। फिर 10 से लिखना चालू करेंगे तो 2 2 अंक वाली कहां तक चलेंगी? 99 तक। मतलब 90 संख्याएं 2 अंक वाली आती है, तो कुल कितने अंक हो गए? 180। 99 तक लिख लिया। अब 99 से आगे और 267 तक लिखना है। 99 तक लिख चुके हैं, 267 तक लिखना है, तो 267 में से जितना लिख चुके हैं उनको हटा दो, तो 3 अंक की कितनी संख्या लिखनी पड़ेगी? 168। 168 में 3 अंक हैं, 3 से गुणा किया तो 504। इसका मतलब टोटल अंक कितने चाहिए? 693। चलिए, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं। कौन कौन है? हिरण और मोर हैं। यदि उनके सिरों की संख्या गिने तो संख्या 80 है। सिरों की संख्या गिने तो संख्या कितनी है? 80 है। और उनके पैरों की संख्या गिने तो 200 है। बताओ चिड़ियाघर में कितने मोर हैं? आपसे पूछ रहा है कि चिड़ियाघर में कितने मोर हैं। मोर के कितने पैर होते हैं? 2। और हिरण के? 4। अब ये मत कह देना मत साहब किसी हिरण की टांगड़ी टूट रही हो तो है? तो ऐसा हम ये मान के चलते हैं कि सभी सही है, ठीक है। कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, फिर इसका डिटेल बताऊंगा अगले सवाल में। 4 पैर वाले जानवर यदि आपको निकालने हो, 4 पैर वाले जानवर कभी भी आपको निकालने हो, एक निकालना सीख जाओ, बचे हुए अपने आप बच जाएंगे। 4 पैर वाले जानवर निकालने के लिए लेग -2 हेड बटे 2, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। लेग तो जानते हो ना किसे कहते हैं? पैर को, टांग को। और हेड किसको कहते हैं? सिर को। तो यहां 4 पैर वाले जो निकलेंगे वो कौन निकलेंगे? मोर या हिरण? हिरण। तो हिरणों की संख्या कितनी निकल जाएगी? देखिए, यदि हम हिरण निकालें तो टोटल पैर कितने थे? 200 माइनस 2 गुणा सिर कितने थे? 80 बटे 2, यही होगा ना। तो 200 में से 80 दूनी के 160 चला गया, तो क्या बचा बेटा? 40 बटे 2 बराबर 20। 20 क्या निकले? हिरण।
यदि हिरण 20 हैं और टोटल सिर 80 हैं तो बचे हुए सिर मोरों के रहेंगे, तो मोर कितनी रह जाएंगी बेटा? मोरों की संख्या रहेगी 60। ये मोरों की संख्या 60, ये सही रहेगा। ठीक है, ये केवल एक फॉर्मूला याद रखना, कभी भी 4 पैर वाले जानवर निकालने हो तो लेग माइनस 2 हेड बटे 2, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। कई बार बिना फॉर्मूले के भी सवाल ऐसा सेट करता है, उसे हमें देखना होता है। अब इसको हम डिटेल में समझें, मेरा मानना है कि इससे अगले वाले को डिटेल में समझेंगे, वो आपको कम समझ में आएगा क्योंकि वहां पर एक रेशो बनता है, इसलिए मैंने सीधे प्रश्न सीधे तरीके से पूछे जाते हैं, उसमें आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं और आपके लेवल तक इसी लेवल पे आएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक सवाल लिया है। चलूं आगे, लिख लिया आपने? चलें क्या आगे? चलें बेटा आगे। यस, गाय और मुर्गियों के एक समूह में सिर की संख्या की तुलना में पैरों की संख्या 2 गुनी से 14 अधिक है, गाय की संख्या बताओ। ऐसा सवाल थोड़े से और लेवल का बन जाता है, एक बार में आपको कतई समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। दोबारा में समझ में आने के चांस हैं, लेकिन समझना, पूरा माइंड यहां रखना, कहीं इधर उधर अपना दिमाग चला गया हो तो खींच करके यहां ले आना। गाय और मुर्गियों के एक समूह में, गाय को क्या कहते हैं? काऊ, और मुर्गी को कहते हैं हैन। एक समूह में सिर की संख्या की तुलना में, दो तुलना कर रहा है, एक तो सिर की कर रहा है और एक पैर की कर रहा है। एक बात बताना बेटा मेरे को, यदि गाय को हम सी कहें और मुर्गी को हम एच कहें तो क्या इनके सिरों की संख्या सी प्लस एच ही रहेगी क्या? अरे गाय को मैं गाय लिख दूं, मुर्गी को मैं मुर्गी लिख दूं, तो गाय और मुर्गी जितनी लिखूंगा उतने ही सिर रहेंगे ना इनके। गाय 3 होंगी तो 3 हो जाएंगे, 5 होंगी तो 5 हो जाएंगे, 15 होंगी तो 15 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो इनके सिर तो सी प्लस एच ही होंगे। और इनके टांगड़ों की अपन बात करें तो गाय के कितने टांगड़े होते हैं? तो उसको मैं लिखूंगा 4C, जितनी गाय होंगी उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि मैं बात करूं मुर्गी की, तो मुर्गी को क्या लिखूंगा? अरे कितने पैर होंगे? तो 2C लिखूंगा क्या? H, 2H मुर्गी। ये इनके पैर हैं और ये इनके सिर हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या किया, गाय को C लिखा, मुर्गी को H लिखा, सिरों की संख्या होगी C प्लस H, और पैरों की बात करूं तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो जितनी भी गाय होंगी गुणा 4 से होगा तो 4C, जितने भी हमारी मुर्गियां होंगी उनके 2 पैर होंगे तो 2 गुणा H। ठीक है, अब हम सवाल पर आते हैं। सिर की संख्या की तुलना में पैरों की संख्या ज्यादा है, सिर की संख्या की तुलना में पैरों की संख्या ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 2 गुने से 14 ज्यादा है। यदि इसके 2 गुने में 14 और जोड़ दें तो क्या यह संख्या बराबर हो जाएगी क्या? ये वाली संख्या इस संख्या के 2 गुने से 14 ज्यादा है, तो उस काम को हम इधर कर दें, 2 गुने से 14 ज्यादा यहां कर दें, तो अब ये दोनों बराबर हो जाएगी क्या? होगी या नहीं होगी? अरे होगी या नहीं होगी? बोला मार साहब चिन्ह नहीं समझ में नहीं आया। हाँ तो और बात कर रहे हो, कैसे होगी? मैं कह रहा हूं थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आप समझिएगा। यहां तक तो बोला गुरुजी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इसने कहा कि पैरों की संख्या की 2 गुनी से 14 ज्यादा है, किसकी तुलना में? सिर की संख्या की तुलना में। सिर की संख्या की तुलना में पैरों की संख्या ज्यादा है, ये बात तो समझ में आ गई। संख्या कौन सी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? ये संख्या ज्यादा है इससे, इसके दुगने से 14 ज्यादा है, मतलब इसके दुगने से 14 ज्यादा है। यदि दुगने से 14 यहां मिला दें तो क्या ये अब बराबर हो जाएगा क्या? होगा कि नहीं होगा? तो फिर अब अपन इसको देख लेते हैं। 4C प्लस 2H बराबर, इस 2 से गुणा कर दें, 2C प्लस 2H और प्लस 14। ठीक है, ये 2H से 2H चला गया, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा? 2C बराबर
14, सी का मतलब 7। गायों की संख्या कितनी थी? सी को काऊ कहते हैं। पूछ यही रहा है कि गायों की संख्या बताओ कितनी है? 7। एक बार घर पे जाकर के वीडियो को दोबारा देखना, वीडियो को समझने का प्रयास करना, सवाल को समझने का प्रयास करना। एक दो बार जब रिपीट करेंगे सवाल समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ज्यादा लेवल के सवाल नहीं लिए हैं, ये पिछले 2 सवाल थोड़े से लेवल के लिए हैं, और ये इसीलिए थोड़े से लेवल के लिए हैं कि कहीं पेपर का लेवल अच्छा बन जाए तो आप ऐसे प्रश्नों को भी नहीं छोड़ें। ठीक है, चलिए। चेतना करियर एकेडमी की क्लास में कुछ बेंच है, ये रखी हुई है बेंच, और आप बैठे हुए भी हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 4 लड़के बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है। यदि प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती हैं, और प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं। एक बात बताओ मुझे, ये लास्ट में पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे छात्र हैं x, ठीक है। अब वो जो x छात्र होंगे, प्रत्येक बेंच पे 4 छात्र बैठते हैं, तो आगे कह रहा है प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती हैं। इसका मतलब उन तीनों बेंचों पे 4-4 बच्चे और आ सकते थे। आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे? 4-4-4 यानी 3 बेंचों पे 12 और बिठा देते, कोई बेंच खाली नहीं रहती। यही कहना चाह रहा है ना। इसका मतलब जितनी भी बेंच हैं, उन बेंच पे जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से 4 से भाजित है। बोलो होंगे या नहीं होंगे? अरे एक बेंच पे 4 बैठे हैं, दूसरी पे भी 4 बैठे, प्रत्येक पे 4 बैठे हैं, 3 बेंच खाली रह गई, उन पे भी आके 4-4-4 ही बैठेंगे। अब कितनी भी बेंच हो, एक बेंच होगी तो 4 होंगे, तो भी 4 से भाग जाएगा। 2 बेंच होंगी तो 8 होंगे, तो भी 4 से भाग जाएगा। 3 बेंच होंगी तो 12 होंगे, तो भी 4 से भाग जाएगा। 10 बेंच होंगी तो 40 होंगे, तो भी 4 से भाग जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? आप तो ये बताओ मुझे, जाएगा या नहीं जाएगा? तो पहली स्थिति तो ये कहती है, मान लीजिए एक्स बेंच है तो ये 4 से भाग जाएगा। अब या तो आप यहां सीधे ही +12 और कर दो कि 12 बच्चे और बैठ सकते थे इसमें भाग जाने के बाद, या फिर प्लस का 3 कर दो। 3 बेंच, ये 3 बेंच सीधी यहां से गुणा हो जाएंगी तो 12 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली कंडीशन ओवर। आगे कह रहा है कि 3 बेंच, यदि प्रत्येक बेंच पर 3 लड़के बैठते हैं, प्रत्येक बेंच पर, ये एक्स बेंच है, एक्स बेंच पे 3 लड़के बैठते हैं, तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं, बेंच खाली नहीं रहती है, 3 बच्चे खड़े रह जाते हैं। इसका मतलब 3 बच्चे खड़े रह गए, उनके लिए बेंच और चाहिए थी, 3 खड़े रह गए, तो इसमें से -3 करना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी बनेगी। ठीक है, लघुत्तम ले लेते हैं 12, 4 का भाग देंगे, 4 तिये के 12, 3 गुणा x करेंगे तो 3x, प्लस यहां पे बटे में 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 का भाग 12 में दिया 12, 12 × 3 = 36, बराबर यहां पर 3 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया? 4 बार। यहां 3 छात्र हैं तो ये पूरी डंडी आएगी, वहां 3 बेंच से, ध्यान रखना इस बात का। 3 चौके 12, 4 गुणा x करेंगे तो 4x, माइनस 3 चौके 12 तो 4 तिये 12। एक हमारी कंडीशन बन गई, 3x + 36 बराबर 4x - 12। इस x को इधर ले जाऊं, इस x को इधर ले जाऊं तो ये 3x माइनस के हो जाएंगे, प्लस का 4x है, क्या बचेगा? x। ये माइनस का 12 इधर ले जाता हूं, कितना हो जाएगा? 36 + 12 कितना हो जाएगा? 48। x का मान क्या आ गया? 48। शुरू में हमने कितने छात्र माने थे? x। ये कह रहा है कितने छात्र हैं? छात्र हैं 48। ये 2 सवाल जो लिए हैं थोड़े से लेवल के लिए हैं। उम्मीद है कि आपको एक कम समझ में आए होंगे, लेकिन एक बार दोबारा से जाकर के वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाए। ठीक है, विनोद भैया को बोलना बंद कर दे। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही, आपको मैंने पहला जो सब टॉपिक था गणना आधारित प्रश्न, इस पर हमने चर्चा कर ली है। कल की हमारी चर्चा इन दोनों पर रहेगी, आयु आधारित प्रश्न और डेटा आधारित प्रश्न पर, और उसके बाद में परसों की क्लास में हम कंप्लीट वेन आरेख वाली सिचुएशन पढ़ेंगे। वेन आरेख भी 2 प्रकार का होता है, एक नॉर्मल वेन आरेख जो मैंने यहाँ चित्र बनाया, एक होता है तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख में आता है डॉक्टर, अस्पताल और मजदूर,
इनको कौन से ड्रॉ द्वारा दिखाया जाएगा? ऐसे, 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 या एक और ऑप्शन आपको दे दिया ऐसे। ये जो इस प्रकार के वेन आरेख दे करके, वेन आरेख का मतलब होता है कि एक आपको कोई भी गणितीय आकृतियां दे दी जाए और उसके माध्यम से इनको सरल करवाया जाए। तो ये जो आरेख होता है ये होता है तार्किक वेन आरेख, और ये है एक नॉर्मल वेन आरेख जिसपे हम चर्चा कर रहे थे। यहां भी गणितीय आकृतियां हैं और इन गणितीय आकृतियों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये परसों की क्लास में होगा, ये कल की क्लास में होगा। आज हमने पढ़ा इतना। थैंक यू।